हे हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर जिसका नाम है जस्ट नीट लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चीज़ों को सीखेंगे किसके थ्रू? कंसेप्ट्स के थ्रू जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। उन कंसेप्ट्स को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और जो आपने पढ़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पर आप चेक भी करेंगे, इवैल्यूएट भी करेंगे कि सर जो हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितना याद है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बच्चा पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद क्या होता है, पढ़ने के बाद आज पढ़ा कल भूल गया, नहीं मतलब परसों भूल गया, बहुत अच्छी मेमोरी है, 3 दिन बाद भूल जाएगा, हफ्ते भर बाद भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट जो होते हैं वो तो एक महीने बाद होते हैं, यूनिट टेस्ट या मंथली टेस्ट जो हुआ करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास आइडिया है वो आइडिया क्या था? आइडिया बेटे यहाँ पर ये था कि हम एक आपको पढ़ाने का ऐसा तरीका निकालेंगे जिसमें एक्सक्लूसिवली हम आपको नीट के लिए पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे उसकी इवैल्यूएशन जो है कि आपको कितना चीज़ आपको समझ आई है, कितना आपने पढ़ लिया है, कितनी चीज़ आपको याद हो गई है, वो हम तभी के तभी उसको वहाँ पर चेक भी कर लेंगे। तो यस, तो यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं हमारे पास द ब्रांड न्यू चैनल दैट इज जस्ट नीट। तो सभी बच्चों का स्वागत है। ओके, तो कुछ बच्चे यहाँ पर मुझे नीचे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके ओके, कम ऑन आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओके, तो जी, तो सभी से जो अभी जुड़े हैं उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। ठीक है, यू ऑल आर वेलकम। तो जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट नीट लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड दी क्वेश्चंस। ओके, तो चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दिस इज मी दैट इज विशेष पाल। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 साल से आप लोगों के पास मैं आपको YouTube पे ऑलरेडी पढ़ाता आ रहा हूँ। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि दैट माय नेम इज़ विशेष पाल and I did MSc and BSc from University of Delhi and I have 8 years of teaching experience during which I have mentored 10,000 plus students। ठीक है, और अगर आप देखेंगे YouTube पे ऑलरेडी so there are my videos, ठीक है ना, जिनको मतलब lakhs and lakhs times देखा जा चुका है। ठीक है जी, चलें तो बेटे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप चैनल को क्या करें, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, नहीं, एक बच्चा कह रहा है नहीं सर अभी लाइक नहीं करेंगे, पहले देखेंगे आप कैसा पढ़ाते हो। अच्छा, अगर ये वाली बात है तो कोई बात नहीं, वेट करो, वीडियो को पूरा देखो। ये वीडियो करीब करीब हमारे पास 1 घंटे की रहेगी, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग का कुछ टाइम हम क्या करने वाले होंगे, हम यहाँ पर कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट के जो हमारे पास 10 to 15 मिनट्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, हम करेंगे क्या उसमें क्वेश्चंस। यस, देयर इज अ क्विज राउंड। आज एक क्विज राउंड भी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के साथ। तो बेटे इस चीज़ का क्या करें, बहुत फ़ायदा उठाएं और शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो एक थोड़ी सी जानकारी उससे पहले जो आ रही है यहाँ पर कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाके टाइप करेंगे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यस, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आप भाई लॉगिन तो करोगे, हाँ या ना? जैसे एक बच्चा है राहुल, ये मेरा स्टूडेंट है, इसने ऑलरेडी क्या कर दिया, इसने लॉगिन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो राहुल ने क्या करा, राहुल ने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है, ठीक है ना। उसने फिर क्लिक करा कहाँ पर, प्लस पे, ही क्लिक ऑन द प्लस आइकन जहाँ पे बना आ रहा है, ठीक है, दैट इज बेसिकली अनअकैडमी प्लस। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो पूछेगा आपका गोल क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो ऑब्वियसली बात है यार, यू आर द स्टूडेंट ऑफ विशेष सर, ठीक है। तो अगर आप नीट, ऑब्वियसली बात है आप नीट ही पढ़ना चाहेंगे तो आप क्लिक करेंगे किस पे, नीट पर। यू हैव टू क्लिक ऑन द नीट। और उसके बाद लास्ट दैट इज अ 5th स्टेप जो हमारे पास आ रहा है वो है क्या, गेट सब्सक्रिप्शन। आप क्या करेंगे, आप सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो बेटे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या होगा, आप वहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आप कौन सा कितना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। यू वांट सब्सक्रिप्शन फॉर 1 मंथ, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 15 मंथ्स। ठीक है जी, मतलब ऐसे करते करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जस्ट गो फॉर 24 मंथ्स, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैनल पर बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे जुड़ने वाले हैं जो अभी क्लास 11th में है, जो सपना देख रहे हैं कि यार आज से जब मैं 12th पास करके निकलूंगा तो मेरे को ड्रॉप ना करना पड़े, मेरा सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाए, मतलब मेरा यहाँ पे 12th का रिजल्ट आए और यहाँ पर मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाऊँ। अगर आपका गोल ये है, अगर आपका सपना ये है, तो बेटे गो फॉर द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा, लर्न करवाऊंगा और इवैल्यूएट भी तभी की तभी कर लेंगे। ओके, और उसके अलावा जैसे कि आपको मैंने प्लान बता दिया, और इफ़ यू वांट सम डिस्काउंट तो यू कैन पुट माई नेम देयर, दैट इज विशेष पाल। विशेष पाल मत लिखना जी, सिर्फ लिखना विशेष, VISHESH। बेसिकली दैट्स माई कूपन कोड। आप उसको अप्लाई करेंगे एंड आपको तुरंत के तुरंत क्या मिल जाएगा, आपको तुरंत के तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो बात रही हमारे पास इस इंट्रोडक्शन की।
अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास आ रहा है दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यार ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत सबसे बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं सबसे बड़ा टॉपिक यही है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं। और भी मुझे नीचे जुड़ते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। ओके, कम ऑन वेलकम स्टूडेंट्स, आते रहें। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम इसको यहाँ पर देखेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हुआ करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 बॉडी फ्लूइड्स हुआ करते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास ब्लड, और जी दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? लिम्फ। तो सर क्या हम यहाँ पे लिम्फ पढ़ेंगे? नहीं यार, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। टुडेज लेक्चर 1 जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, टुडेज लेक्चर 1। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? वी आर गोइंग टू स्टडी दी ब्लड। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड पढ़ने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पहला टॉपिक। और ब्लड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। क्या पढ़ेंगे? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो बेटे स्टार्ट करें इसको पढ़ना। हाँ सर, इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों की ब्लड क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे कि सर ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ब्लड? हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये 2 चीज़ों को कनेक्ट करता है, जैसे कि हमारे पास बोन्स हो गई, हमारे पास टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, यहाँ सारे के सारे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं। सर ऐसे तो सर ब्लड तो 2 चीज़ों को कनेक्ट नहीं करता। नहीं, ब्लड कनेक्ट करता है। आप सिंपल से एक बात बताऊँ, मान लो कि आपने क्या करा, आपने मान लो आलू खाया। क्या खाया आपने? आलू। तो बेटे आलू से आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम आलू यू विल गेट दी ग्लूकोज। क्या मिल गया आपको? आलू से बेटे मिल गया क्या? ग्लूकोज। ओके, अब इस ग्लूकोज को क्यों मिला है? इससे एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? और एनर्जी किसको चाहिए? एनर्जी चाहिए हमारी मसल्स को। यस, मसल्स पर एनर्जी पहुंचानी है। तो ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा? इस ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होगी कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, और वहाँ से एब्जॉर्ब होके ये पहुँचेगा कहाँ पर? हमारे पास मसल्स पर। कहाँ पे पहुँचेगा? इट विल रीच टू द मसल्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस ग्लूकोज को स्मॉल इंटेस्टाइन से मसल्स तक कौन लेके गया? हाँ, आंसर क्या आया सर? ब्लड लेके गया। तो बेटे ब्लड कर रहा है कि नहीं कर रहा कनेक्ट? यस, सो ब्लड इज बेसिकली क्या कर रहा है? जोड़ रहा है किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को मसल से। दैट्स वाई ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बात बढ़ाएं आगे, हाँ या ना? तो कहते हैं कि प्लाज्मा जो है हमारे पास, जो इसका कंपोनेंट है, अगर आप बात करेंगे इसकी ब्लड की, ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो ब्लड है वो बेसिकली 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एक है उसमें क्या? प्लाज्मा, ठीक है ना, और दूसरे हैं क्या उसमें? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कौन से हैं दूसरे मेरे प्यारे बच्चों? दूसरे हैं यहाँ पर कौन से? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा कितना है? जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लाज्मा हमारे पास 55% है, ठीक है ना, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 45% है। चलो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा की। सो एज इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी, इफ यू कैन सी दिस, दैट द प्लाज्मा कंटेन्स 90 to 92% वाटर। इसमें क्या है? इसमें मेजर कंपोनेंट क्या है? वाटर ही है। दूसरी चीज़ें भी हैं, पर मेजर जो चीज़ है वो क्या है? वो वाटर है। ठीक है जी। और सर इसके अलावा क्या है? इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो मतलब कि सर अच्छा 90 to 92% ये मान लेते हैं, और 6 to 8% क्या हो गया हमारे पास? ये तो प्रोटीन्स हो गए। तो सर इसके अलावा भी कोई और चीज़ प्रेजेंट है क्या? यस, देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है ना, कैसे? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने सुना होगा इसके बारे में, हिपैरिन सुना है आपने? हिपैरिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है। भाई ब्लड क्लॉट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में हिपैरिन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने दे रहा। इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे पहुँच रहा है? मसल्स पर जा रहा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यूरिया, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, जो बेसिकली कर रहे हैं, जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो क्या हो रही है? जो कहाँ से आ रही है? जो बेसिकली मसल्स से कहाँ पर जा रही है? हार्ट में जा रही है, फिर हार्ट से वो वापस लंग्स में जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? इसके अलावा बेटे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोलाइट्स से सोडियम हो गया हमारे पास, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दीज थिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है भाई, हाँ या ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। क्या भी प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों? एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पर? तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके बारे में सभी ने सुना होता है, सुना है ना? अरे हाँ या ना सर, सुना हुआ है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है हमारे पास? कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे पास वो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड को तोड़ देता है किसमें? बाइकार्बोनेट आयन में। इस हिसाब से क्या हुआ करती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफर हुआ करता है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता है, ठीक है जी। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट। एक क्वेश्चन पूछूं, बताओगे मुझे नीचे चैट बॉक्स में? तो चलो फिर तुम मुझे बताओ कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोफैक्टर क्या है? ऑप्शंस आर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और मॉलिब्डेनम। ये 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट बता दो, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ नीचे, ठीक है जी। चलिए जी बात को आगे बढ़ाएं। ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं।
तो अगले जो चीज हमने 6 to 8% में देखनी है वो क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास कौन से प्रोटीन्स, कौन से आ रहे हैं बेटे, वो आ रहे हैं हमारे पास प्रोटीन्स। एंड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कितने टाइप के प्रोटीन्स हमारे पास, 3 तरह के प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सा है हमारे पास बेटे, एक है हमारे पास फिब्रिनोजन, एक है हमारे पास ग्लोबुलिन्स और एक है हमारे पास एल्बुमिन्स। अरे भैया क्या क्या काम होता है फटाफट बता दो, चलो 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 स्पीड में बता दो। सर देखो फिब्रिनोजन का क्या काम है, फिब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग करवाने का। यस, जब क्या होता है, जब ब्लड क्लॉट करवाना होता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो फिब्रिनोजन है, क्या है ये जो फिब्रिनोजन है, यही कन्वर्ट होता है किसमें, फिब्रिन में, और ब्लड क्लॉटिंग यही करवाया करता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इट इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलम जो होता है, ब्लड कोएगुलेट करता है, वो उसको फिब्रिनोजन ही करवाया करता है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, हमारे पास ग्लोबुलिन्स। क्या आ रहे हैं हमारे पास, ग्लोबुलिन्स आ रहे हैं दूसरे वाले, अगर आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ग्लोबुलिन्स कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, आपने सुना होगा ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स, नहीं सुना क्या, अरे यार ऐसे मत करो, सुना होगा तुम लोगों ने जरूर यार, इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG। अरे हाँ, ये तो सर एंटीबॉडीज हैं। यस, सो दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है ना, इनको हम गामा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड दे आर दी एंटीबॉडीज। ठीक है, ये बहुत टाइप की होती हैं, IgA मतलब IG अल्फा, अल्फा होती है हमारे पास, एप्सिलॉन होती है हमारे पास, म्यू होती है, डेल्टा होती है, गामा होती है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा IgG, दैट आर 80%। और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो हमें देती हैं वो कौन सी देती हैं, वो IgG ही दिया करती हैं खास तौर पे। प्राइमरी रिस्पॉन्स IgM देती हैं। ठीक है, पर सेकंड रिस्पॉन्स जो मेन रिस्पॉन्स है वो IgG ही दिया करती है। ठीक है जी, पक्का, मुश्किल तो नहीं है। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है कौन सा, एल्बुमिन। कौन सा आ रहा है हमारे पास बेटे, नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ है यहाँ पर एल्बुमिन्स। तो क्या काम है एल्बुमिन्स का, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज एल्बुमिन्स। दीज एल्बुमिन्स ये क्या करती हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन किया करती है हमारी बॉडी में, वाटर के लेवल को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ठीक है, मसल्स में, ब्लड में वाटर ज़्यादा मतलब कितना जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए, अच्छा जितना गया हुआ इतना ही सफिशिएंट है, या स्वेलिंग हो रही है वाटर वहाँ से बाहर निकाल लो। ठीक है ना, या चीज़ श्रिंक कर रही है, बॉडी टिश्यू श्रिंक कर रहा है तो वहाँ पे वाटर डाल दो। इन सब का ध्यान कौन रखता है मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का ध्यान रखा करता है हमारा यही एल्बुमिन। ठीक है जी, पक्का, बढ़ जाएं आगे। ओके, तो सर आपने सर ग्लोबुलिन बताया कि हमारे पास गामा ग्लोबुलिन्स हुआ करते हैं। ठीक है ना, तो सर आपने यहाँ पे और भी टाइप के लिखे हुए हैं, अल्फा भी लिखा हुआ है, बीटा भी लिखा हुआ है। वैसे तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स, पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जस्ट नीट, ठीक है, तो कंसेप्ट तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप सुन लेना, हमारे पास एक मैं आपको अल्फा का एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है ना, अल्फा ग्लोबुलिन का, तो आप ध्यान रखना, आपने जरूर सुना होगा उसके बारे में, एंजियोटेंसिनोजन सुना है आपने, दिस इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी प्रेजेंट होता है। ये किस टाइप का प्रोटीन है, अगर पेपर में सवाल आए, अगर नीट में सवाल आए तो भैया बता देना कि जो हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन है वो हमारा एग्जाम वो है हमारे पास कौन सा, एंजियोटेंसिनोजन। या एंजियोटेंसिनोजन किस टाइप का है तो आप बता देंगे दैट इज अल्फा वाला। सही है जी, हो जाएगा पक्का। इसी एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। याद है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, नहीं पता, पढ़ाऊंगा, उसकी बारी आएगी वो भी पढ़ाऊंगा, बस अभी जुड़े रहें। ठीक है जी। अच्छा सर बीटा का भी एग्जांपल दो ना सर एक, हाँ तो बीटा का भी देंगे यार, ऐसा कैसे, ठीक है ना। ये आपको बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा कौन सा, प्लाज्मिनोजन। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्लाज्मिन में, और हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं उनको डिसॉल्व करने का, उनकी डिसोल्यूशन का काम कौन करता है, ये प्लाज्मिनोजन किया करता है, प्लाज्मिन किया करता है। अरे आसान है मुश्किल है, आसान है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है जी, चले जी, जो बच्चे अभी अभी जुड़े क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और आप लोग एंजॉय करें। और मैं सबसे कह रहा हूं कि भैया क्या करें, एक हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखें और एक पेन रखें, ठीक है, और आप मेरे साथ साथ क्या करें, नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे। ओके, तो अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। बोल रहा है कि अगर हम ब्लड में से, किसमें से, अगर हम ब्लड में से, ठीक है ना, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ब्लड में क्या है, ब्लड में मेन कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा है हमारे पास। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स वगैरह भी हैं, सब चीज़ की बात तो करेंगे बाद में। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा में से, किसमें से मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा में से, वैसे तो प्लाज्मा में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, प्रोटीन्स ही हैं, अगर आप इसमें से क्या निकाल दोगे, अगर आप इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे मेरे प्यारे बच्चों, इफ़ यू माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द प्लाज्मा, तो जो चीज़ बनकर आएगी दैट विल बी नोन एज सीरम। दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, कहता है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास क्या, सीरम। आसान है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्विज होने वाला है आज। ठीक है जी, चलें आगे। ओके,
तो हम आगे बढ़ते हैं और हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम प्लाज्मा तो ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। किसकी बात करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास दो टाइप के हैं सर, यहाँ पे 2-3 लिखे हुए हैं, अरे सुन तो लो। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, ठीक है ना। एक है हमारे पास कौन से, सेल्स, कौन से हमारे पास सेल्स, और दूसरे हमारे पास कौन से, सेल फ्रेगमेंट्स। अरे सर ये तो हमें आपने नई बात बताई। हाँ तो सुनो उसको, देखो जो सेल्स हैं वो हमारे पास कौन से, एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम कहते हैं क्या, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट्स जिनको हम कहते हैं क्या, डब्ल्यू ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये तो होगा हमारे पास क्या, सेल्स। बट प्लेटलेट्स को हम कभी सेल्स नहीं कहते, बिकॉज दे आर नॉट सेल्स एक्चुअली, दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स। ये क्या है हमारे पास, प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल, नॉट ट्रूली अ सेल, दे आर द सेल फ्रेगमेंट। अरे हाँ या ना, पक्का है, बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो बेटे हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको, एरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरू करें, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। तो कहता है कि जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट जो हैं, ये टोटल 45% बनाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि कॉर्पोरेट सेल्स हैं, टोटल ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो ये पूरे ब्लड का 55% तो प्लाज्मा बना रहा है, तो रिमेनिंग 45% कौन बनाएगा, बनाएंगे ये, ठीक है। तो कहता है कि एरिथ्रोसाइट्स जो हमारी बॉडी में, ये मोस्ट अबंडेंट है हमारी बॉडी में। जो नंबर है इनका वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। कितना नंबर है इनका, नंबर है हमारी बॉडी में 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अरे सर मतलब, अरे आप वो खेलते हो, आप डाइस खेलते हो, पासा खेलते हो ना, डाइस, लूडो खेलते हो। हाँ यार अब तो तुम लोग लैपटॉप उसमें फ़ोन में खेलते हो, मतलब जब मैं छोटा था तो मैं उस पर ट्रे पे लेके खेलता था, ठीक है जी। तो उसमें आपने डाइस देखा है, दैट इज 1 सेंटीमीटर की होगा। अब उसका 1000 पार्ट कर दो, कितना छोटा होगा। अगर आप उतना ब्लड लोगे तो उतने ब्लड में आपके पास कितना, 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। समझ आ रही है मेरी बात, पक्का, ओके। अब ये बनते कहाँ पर है, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीसीज कहाँ पे बनते हैं। तो आप सुन लेना कि आरबीसीज अडल्ट की बॉडी में, देखो वर्ड, देखो वर्ड सुनो, देखो एनसीईआरटी की लाइन सुनो, क्या लिखा हुआ है। कहता है कि आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में तो ये रेड बोन मैरो में बनते हैं वाली बात तो हर कोई जानता है, बट अगर पेपर में पूछा जाएगा, अगर नीट में पूछा गया, क्योंकि चैनल का नाम है जस्ट नीट, तो नीट की ही बात करेंगे, ठीक है। और पेपर में पूछा गया कि अच्छा कोई मान लो अडल्ट नहीं है, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बताओ कि कब कहाँ पर बनते हैं आरबीसीज, तो क्या बोलोगे आप, तब आपके पास बोलने के लिए होगा, नहीं सर नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ ना आपको, ऐसा कभी भी ऐसे वापस नहीं आना, आंसर देकर ही आना है, ठीक है। तो बेटे सुन लो मेरी बात को, अगर पूछा गया कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है ना, अप टू 3 वीक्स, 3 हफ्ते तक, ठीक है ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे बनते हैं हमारे पास, तो बेटे आंसर देना क्या, योग सैक। क्या आंसर देना, योग सैक। आपने सुना होगा ना कि 4 लेयर्स होती हैं, देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एलेंटॉइज, योग सैक, कॉरियन। सुने वाले नहीं सुने, नहीं सुने तो ये भी पढ़ाऊंगा जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। योग सैक में क्या हुआ करता है, अप टू 3 वीक्स तक क्या हुआ करता है बेटे, आरबीसीज बना करते हैं। आसान है, ठीक है सर। उसके बाद क्या बनते हैं, देखो यार वैसे तो ना 3 मंथ्स तक तो क्या होता है बेसिकली, बोन्स बन जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बना करते हैं, उसके मतलब उसके बाद तो ये ऑब्वियसली बात है कि अडल्ट्स में तो बोन मैरो ही बना करते हैं, बट उसके बाद इनकी जो फॉर्मेशन है लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ठीक है ना, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इनकी जो फॉर्मेशन है वो हुआ करती है कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, स्प्लीन में। कहाँ पर, स्प्लीन में और लीवर में। कहाँ पर हुआ करती है, लीवर में इनकी फॉर्मेशन हुआ करती है, पक्का। अरे हाँ या ना, बढ़ जाएं। 1-2 बातें और बता दूं, चलो सुनो मेरी बात को, सुन लेना, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, कि इसको बनाने के लिए, इसको स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एक हार्मोन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस, और उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको नोट कर लो, ठीक है ना। एरिथ्रोपोइटिन क्या हुआ करता है बेटे, एरिथ्रोपोइटिन चाहिए होता है, पक्का है, आसान है, ठीक है। और उसको बनाता कौन है, एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन करती है कौन, किडनी। कौन बनाया करती है इसको, किडनी बनाया करती है, पक्का। बढ़े आगे, ओके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपको आरबीसी की शेप नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही होगी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको आरबीसी की ये शेप नजर आ रही होगी। तो कहता है आरबीसी की शेप कैसी हुआ करती है, तो दे आर बाइकॉनकेव। कैसे हुआ करते हैं, ये बाइकॉनकेव शेप के ये हुआ करते हैं, ठीक है। क्यों है बाइकॉनकेव शेप के, क्योंकि जिससे कि क्या कर सकें, अपना सरफेस एरिया, मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकें, अपना सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ा सकें, क्योंकि जितना सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ पाएंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड कर पाएंगे, इसलिए इनका सरफेस एरिया कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, क्या होते हैं ये, ई न्यूक्लिएट हुआ करते हैं, इनके पास न्यूक्लियस
नहीं होता। सर इनके पास न्यूक्लियस क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे डू नॉट पोजेस एनी न्यूक्लियस? इनके पास न्यूक्लियस इसलिए नहीं है, सुन लो मेरी बात को, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपनी अंदर की स्पेस को सारा का सारा यूटिलाइज कर दिया है, क्या रखने के लिए? हीमोग्लोबिन रखने के लिए। क्या रखने के लिए? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। काम ही कहने का काम है मैक्सिमम अमाउंट में हीमोग्लोबिन को यहाँ पर डाल के रख देना। सही है, पक्का, ठीक है। तो सर न्यूक्लियस ही क्यों, बाकी सब चीज़ें भी तो हटा सकते थे। हाँ तो हटाइए ना, बाकी सब चीज़ें भी हटाई हैं। अरे भैया इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसके पास गोल्गी बॉडी, ये कुछ भी नहीं है इसके पास। ये बिल्कुल कह रहा है मैं तो संत आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ मैं, तो मुझे तो सिर्फ क्या दे दो आप, हीमोग्लोबिन दे दो, मैं हीमोग्लोबिन को कैरी कर लूँगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता रहूँगा। पक्का है, मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाएँ आगे। ओके, ठीक है। कहता है कि आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। कितने टाइम का लाइफ स्पैन हुआ करता है इनका बेटे? करीब 120 दिन का लाइफ स्पैन इनका हुआ करता है, ठीक है ना, जब ये बन जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद ये चले जाते हैं कहाँ पर? स्प्लीन में। कहाँ चले जाते हैं? ये स्प्लीन में चले जाते हैं, और स्प्लीन में जाने के बाद ये टाइम के लिए क्या करते हैं? स्टोर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है 120 डेज के बाद ही जाएंगे, कुछ पहले भी चले जाते हैं। जब बॉडी में क्या होता है, जब बॉडी में आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है तो जो स्प्लीन है वो क्या करता है? वो आरबीसीज को वापस बुला लेता है, कहता है यार आ जाओ, ऑलरेडी बहुत आरबीसीज ब्लड में घूम रहे हैं, ठीक है। तो क्या करता है ये आरबीसी को स्टोर कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई स्प्लीन इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कहलाता है क्या? ब्लड बैंक। भाई बात समझ में आ रही है? पक्का पेपर में सवाल आएगा कि स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं क्या? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ठीक है। पर जब स्प्लीन देखता है कि यार ये आरबीसी पुराना हो गया, इसकी लाइफ 120 डेज की थी, इसकी लाइफ ऑफ 120 डेज पूरी हो चुकी है, अब ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन पुराने आरबीसीज को खत्म भी करता है। उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है? बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट, मतलब ज़रूरी हुआ करता है, तो उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनकी डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है? इनकी डिस्ट्रक्शन भी स्प्लीन में हुआ करती है, ठीक है ना। इसलिए स्प्लीन को कहते हैं क्या? स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन क्या भी कहलाया जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सुन लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नीट ऑल इंडिया पीएमटी 2012 में पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। मेंस का पेपर था ऑल इंडिया पीएमटी 2012 का, वहाँ पे वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ग्रेवियर्ड आरबीसी याद रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन है वो सिर्फ स्प्लीन में होती है, और भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि लीवर ले लो आप, ठीक है ना। तो बेटे लीवर में भी क्या हुआ करती है? लीवर में भी इनकी डिस्ट्रक्शन हुआ करती है। लीवर के पास एक स्पेशल टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं, वो कहता हूँ क्या मैं? कुफर सेल्स। क्या हुआ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसके पास कुफर सेल्स हुआ करते हैं, और कुफर सेल्स भी इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म किया करते हैं। मतलब कितनी मतलब मैं बोलूँगा आयरनी है, मतलब कितनी विडम्बना है कि जब तक बर्थ नहीं हुआ था, जन्म से पहले तक क्या हो रहा था? स्प्लीन और लीवर मिलके आरबीसी को बना रहे थे। अरे भी बताई थी नहीं वाली बात मैंने, देखो ये, हाँ या ना, ठीक है, कि ये बनाते हैं, बट उसके बाद क्या जी? उसके बाद ये तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उसको। तो ऐसा ही होता है, ठीक है जी। चलें आगे। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था कि आरबीसी ने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था, सब कुछ त्याग दिया था, अपना माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ, क्या करने के लिए? फॉर व्हाट सेक? किस चीज़ के लिए? हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए। क्या कैरी करने के लिए? हीमोग्लोबिन। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन है क्या। तो बेटे हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह है। हीमोग्लोबिन इज जस्ट लाइक अ कार। देख रहे हैं आप यहाँ पे, कार में थोड़ा डायग्राम लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ कार, और इस कार में क्या है? उस कार में 4 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं, और उन 4 सीट्स पे 4 पैसेंजर बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। अरे सर वो पैसेंजर कौन है? बेटे वो पैसेंजर है ये O2, ये नजर आ रहे हैं आपके। सो दीज आर द 4 पैसेंजर्स दैट आर O2। ये अपने पे क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। आसान है, हाँ या ना? तो सर ये बाइंडिंग होती कैसे है? तो उसको समझ लो आप बेटे। हीमोग्लोबिन बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्या? हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो जो हीम है हमारे पास, क्या है हमारे पास? ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो जो हीम है हमारे पास, ये बेसिकली एक, हम बोल देते हैं इसको, एक कोफैक्टर है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जिसमें 2 चीज़ें प्रेजेंट है। एक प्रेजेंट है इसमें आयरन, कौन सी स्टेट में? Fe2+ में। ये सवाल एम से पूछा गया था कि जो आयरन है हीमोग्लोबिन में वो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? Fe2+ में होता है, Fe3+ में होता है, मतलब फेरस या फेरिक। तो आप सुन लेना किस में होता है? ये फेरस कंडीशन में प्रेजेंट ये हुआ करता है, ठीक है। और दूसरा है कौन सा हमारे पास? पोरफायरिन। कौन सा है? प्रोटोपोरफायरिन, या इसको पोरफायरिन कह सकते हैं, पक्का। तो ये इन 2 चीज़ों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? ये हीम बना होता है। और ग्लोबिलिन जो है हमारे पास, ग्लोबिलिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन और अल्फा ग्लोबिन चेन, वो होती हैं 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली सीट्स हैं, ठीक है ना। एक ड्राइवर सीट, एक साइड में कौन सी हमारे पास? को पायलट सीट, और पीछे की 2 पैसेंजर सीट्स। तो चारों पे 4 ऑक्सीजन बैठ के चल सकते हैं, ठीक है जी। आसान है, मुश्किल है? और यही वो पिगमेंट है, यही वो क्वाटरनरी प्रोटीन है, जिस वजह से क्या होता है? जिस वजह से रेड कलर आरबीसी को मिला करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल ना, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा
कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, इसके पास 4 चेन्स हैं, देख रहे हो हमारे पास। ये नीचे वाली जो 2 हैं ये कौन सी हैं? 2 हमारे पास अल्फा चेन्स हैं, और मेरे प्यारे बच्चों ये जो है हमारे पास ये कौन सी है? हमारे पास ये बीटा चेन्स हैं। और सभी के पास ये क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन बाइंडिंग करने के लायक हमारे पास क्या है? आयरन प्रेजेंट है, Fe2+ इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बॉडी में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अरे सर कितने से कम हो जाता है? नहीं, नॉर्मल ह्यूमन जो है, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है, हमारे अगर आप मेरा 100 ml ब्लड लोगे या अपना 100 ml ब्लड लोगे ना, तो उसमें क्या आपको मिलेगा? उसमें बेटे आपको 12 से 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपको उसमें मिल रहा होगा। और बेटे अगर उससे कम मिल रहा है, इट मीन्स यू आर एनीमिक। क्या है? अरे पूछते नहीं है ओ भाई तेरा हीमोग्लोबिन कितना है, ऐसे कोई भी पूछ लेता है, मतलब जो ज़्यादा पढ़ लिखे भी नहीं होते वही पूछ लेते हैं हीमोग्लोबिन कितना है जी? 11 है। कम है, थोड़ा सा 13 होना चाहिए, ऐसे करके नहीं बोलते। तो जैसे कि उसने खुद मतलब वो खुद बहुत बड़े लेवल का डॉक्टर है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो वो क्या है? वो 13 क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑप्टिमम रेंज है हीमोग्लोबिन को कितनी है बेटे? वो है 12 से 16। तो अगर 13 है आपका हीमोग्लोबिन, 13 है, तो मतलब आप ठीक हो। मेरा भी 13 के आसपास ही होगा, आपका भी 13 के आसपास होगा। अगर कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो बेटे प्रॉब्लम हो सकती है। समझ आई मेरी बात? पक्का? बट मुश्किल तो नहीं है, तो ध्यान रखने वाली बात को इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या काम है आप जान चुके हैं, जान चुके हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करा करता है? ये ट्रांसफर करवाया करता है। इज इट क्लियर और नॉट? सर क्लियर है, पक्का। एक दो बातें और ध्यान रख लेना कि हमारे पास जो आरबीसीज हैं, क्या है हमारे पास जो, अच्छा डब्ल्यूबीसीज आ गए। डब्ल्यूबीसी से पहले एक दो बातें बता दूं जो ज़रूरी है, मुझे लगता है बतानी चाहिए, कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? जो बोन मैरो है, क्या है? जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो जो है, ठीक है ना, उसके पास क्या हुआ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसके पास ना एक सेल्स हुआ करते हैं, ठीक है ना, ये जो सेल्स हैं, ठीक है ना, क्या नाम है इन सेल्स का? इन सेल्स का हमारे पास जो नाम है दैट इज हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या हुआ करते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट हुआ करते हैं। और ये हीमोसाइटोब्लास्ट ही एक्चुअली डिवाइड करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, एंड दे बिकम मैच्योर आरबीसी। क्या बना लेते हैं? मैच्योर आरबीसी बना लेते हैं। और सुन लेना, मैच्योर आरबीसी के पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। पक्का? ठीक है जी। अब मतलब कि मैच्योर आरबीसी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये थोड़ी सी बात हमें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, तो आप सुन लेना, ठीक है ना। वैसे तो देखो हीमोग्लोबिन है, क्या है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों? ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, इसको बनाने के लिए तो क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए तो चाहिए हमारे पास क्या? आयरन, Fe रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और प्रोटीन से बना हुआ है, तो प्रोटीन भी तो भैया चाहिए कि नहीं चाहिए? सर प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है। बट मैच्योरेशन के लिए, आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए जो चीज़ हमें चाहिए बेटे, वो चीज़ क्या है हमारे पास? दैट इज विटामिन्स। क्या है हमारे पास? वो बेटे विटामिन्स हैं, जो 2 विटामिन्स की हमें जरूरत पड़ा करती है। कौन कौन से 2 विटामिन्स हैं? एक है बेटे कौन सा? B12, और बेटे एक है हमारे पास कौन सा? B9। सो व्हाट इज B12 एंड व्हाट इज B9? विटामिन B12 इज कोबालामीन, और बेटर से साइनोकोबालामीन, ठीक है, ध्यान रखना, पक्का याद रहेगी। और जो विटामिन B9 है हमारे पास, दैट इज फोलिक एसिड। फॉलिक एसिड याद रहेगी वाली बात, पक्का है, ठीक है। तो B12 और B9 इन दोनों की जरूरत होती है क्या करने के लिए? आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। तो आप देखना, जिसको एनीमिया होता है, जो इंसान एनीमिक होता है, डॉक्टर उसको हमेशा क्या रखता है? फोलिक एसिड का सिरप लिख के देखता है, उसमें लिख के देता है। देखा है आपने? रेड कलर की बोतल में आता है वो, ठीक है। तो चलें, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप भी लिख के देना दूसरों को, ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन। चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटे किसकी? डब्ल्यूबीसीज की, क्योंकि आज हमने पूरा ब्लड पढ़ना है, ब्लड हमारा लेक्चर है, वी हैव टू कंप्लीट इट। सो बढ़ते आते हैं कहाँ पर? आगे, ठीक है। सो व्हाट आर WBCs? व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स? तो ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दे आर कलरलेस। ये कलरलेस क्यों होती हैं? इसके पीछे का रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि भैया इनके पास क्या नहीं होता? इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं हुआ करता। समझ आई बात? पक्का। इनका जो नंबर है क्या है? देयर नंबर इज रिलेटिवली वेरी लो। इनका नंबर आरबीसी के कंपैरिजन में क्या हुआ करता है? बहुत कम हुआ करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि आरबीसीज कितने थे, दे वर अराउंड 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये कितने? सिर्फ 6000, बहुत ही कम, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, तो अगर मान लो कि अगर आपको एक ब्लड सैंपल में से 600 आरबीसी मिल रहे हैं, तो एक ही आपको डब्ल्यूबीसी मिलेगा। सो दिस इज द जनरल रेशियो, ठीक है। ये कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप कैलकुलेट मत करना, डायरेक्ट बता देना, मैंने आपको डायरेक्ट बता दी वाली बात, ठीक है जी, ठीक है। आरबीसीज की जो लाइफ थी हमारे पास, वो कितनी थी? दैट वर अराउंड 120 डेज, 120 दिन की लाइफ थी उनकी। पर ल्यूकोसाइट्स जो हैं, इनकी लाइफ कितनी है? देयर लाइफ इज मेयरली अबाउट 10 डेज, ठीक है ना। कुछ दिनों की इनकी ज़िंदगी हुआ करती है। याद सुन लेना, यहाँ पर मैं प्लाज्मा सेल्स या मेमोरी सेल्स की बात नहीं कर रहा। उनकी लाइफ मतलब उनकी लाइफ क्या होती है? उनकी लाइफ लंबे टाइम तक की होती है, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स। यहाँ पर हम जनरल बात करें तो उनकी लाइफ लगभग 10 दिन के आसपास हुआ करती है, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। ओके,
तो व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर हम समझेंगे यहाँ पर, तो इनकी ना कोई शेप नहीं होती, ठीक है ना। सो दे आर अमीबॉइड शेप। जैसे उनकी तो उसकी तो शेप थी ना कैसी, अरे हमारे पास आरबीसी की शेप कैसी थी, आरबीसी की शेप थी हमारे पास कैसी, बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारे पास डब्ल्यूबीसी है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी शेप कैसी है, इनकी शेप हमारे पास कोई शेप ही नहीं है, अमीबॉइड शेप में, लाइक जैसे अमीबा होता है, ये कहीं से भी बचते बुचाते निकल सकते हैं, ठीक है जी, पक्का। तो इसी बात से हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और ये किसी एक इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर घुस सकते हैं। मतलब कि सर, मतलब कि मैं समझाता हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है, क्या है हमारी, ये मेरे प्यारे बच्चों बोलो, ये क्या है, दिस इज़ दी ब्लड वेसल, ओके। इसके ये ऑब्वियसली बात ऐसी होती है, इसमें से क्या करता है, इसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, इधर से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि मूवी कैसे चल रही है। मूवी ऐसे चल रही है कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये एक अमीबॉइड शेप हमारा ये ऐसे आ रहा है, कौन है हमारा ये, दिस इज द डब्ल्यूबीसी, कोई शेप तो है नहीं इसकी, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा और ये इससे क्या करेगा, इससे ऐसे करके धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका ये वाला जो पार्ट है क्या कर जाएगा, यहाँ से मेजॉरिटी बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली ये यहाँ से बिल्कुल ही आउट हो जाएगा। सर ये आउट होकर कहाँ पहुँचा है, ये कहाँ पहुँचना चाहता था आउट होकर, तो बेटे एक्चुअली जिस लोकेशन में पहुँचना चाहते हैं ना, वो कौन सी लोकेशन है, दैट लोकेशन वो बाहर की है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ पैथोजन क्या है प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द इन्फेक्टेड टिश्यू, ये क्या है, ये इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे पहुँचेगा और पहुँचे क्या करेगा, इसको ईट करना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा, एनगल्फिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है, पक्का। तो ये जो इसका स्क्वीज आउट करके बाहर निकल जाने का प्रोसेस है, देख रहे हो यहाँ से ये आए हैं, स्क्वीज आउट करके यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बिल्कुल ये बाहर निकल गया है, ये पहुँच गया है टिश्यू पे। सो दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायपीडियासिस। क्या कहलाता है प्रोसेस, हमारे पास कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, डायपीडियासिस। इसके बारे में आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, ओके। तो डब्ल्यूबीसीस पे आते हैं, डब्ल्यूबीसीस के हम पढ़ लेते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, दो टाइप्स। तो दो टाइप्स कौन कौन सी आ रही है, एक आते हैं हमारे पास कौन से, ग्रैन्युलोसाइड्स, क्या आया करते हैं, एक आते हैं हमारे पास कौन से, ग्रैन्युलोसाइड्स, और एक आया करते हैं हमारे पास कौन से, ए ग्रैन्युलोसाइड्स। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, नोट्स बना रहे हो, पक्का। बढ़ जाएं, ओके, ठीक है जी। तो ये होगा हमारे पास क्या, ग्रैन्युलोसाइड्स और ए ग्रैन्युलोसाइड्स। तो सुनते हैं, समझते हैं। तो सर क्या है हमारे पास ग्रैन्युलोसाइड्स और क्या है हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइड्स, तो सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। ग्रैन्युलोसाइड्स वो होते हैं जिनके अंदर हमें क्या ऐसे नजर आते हैं, आपको छोटे छोटे ग्रैन्युल्स नजर आने बने हुए हैं, तो जिनके अंदर हमें ऐसे करके ग्रैन्युल्स बने हुए नजर आएंगे। सो दे आर नोन एज ग्रैन्युलोसाइड्स। और जिनके अंदर हमें कोई ग्रैन्युल्स बने हुए नजर नहीं आते हैं, जैसे कि बिल्कुल क्लियर है, इनका साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं है, सो दे आर नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइड्स। बहुत ही सिंपल सी बात थी ये वाली, हाँ या ना, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइड्स में क्या है, तीन कैटेगरीज है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है ना, इजोनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोस, और ए ग्रैन्युलोसाइड्स में दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी। अरे पक्का, बढ़ जाएं आगे, ठीक है जी। तो सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना इनका डायग्राम दे रखा है, और तो डायग्राम बहुत छोटा है, पर ना इनसे सवाल पूछा जा सकता है। और सवाल क्या पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है इनके न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों, इनके न्यूक्लियस के बारे में क्या पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, पक्का, ओके। तो न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इसमें कैसे बहुत सारी लोब्स है, एक लोब तो ये हो गई, एक लोब ये हो गई, और एक लोब हमारे पास ये हो गई, ठीक है ना। सो दे आर मल्टी लोब। तो न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा हुआ करता है मेरे प्यारे बच्चों, मल्टी लोब्ड हुआ करता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इजोनोफिल्स में क्या है, इजोनोफिल्स में मात्र इनका जो न्यूक्लियस है, इनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो लोब्स प्रेजेंट हैं। सो दे आर बाइलोब्ड। कैसा न्यूक्लियस है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस इनका प्रेजेंट है, ठीक है। बेसोफिल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेसोफिल्स क्या है, इनका न्यूक्लियस कैसा है जी, इनका न्यूक्लियस कुछ इस तरह का है, ऑलमोस्ट कैसा, सिग्मोइड शेप्ड, या इसको कहते हैं क्या हम, एस शेप्ड न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं क्या, एस शेप्ड न्यूक्लियस। आसान है, कोई डाउट, पक्का। बढ़ जाएं, ओके। अब हम आते हैं किस पे, मोनोसाइट्स पे। किस पे आते हैं, मोनोसाइट्स पे। तो मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा नजर आ रहा है, अगर आप देखोगे तो मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कुछ ऐसा है, बीन शेप्ड है। कैसा न्यूक्लियस है, बीन शेप्ड, या आप इसको हॉर्स शू शेप्ड भी कह सकते हैं, या आप इसको किडनी शेप्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लिम्फोसाइट्स हैं, इनका न्यूक्लियस कैसा हुआ करता है, इनका न्यूक्लियस कुछ हमारे पास इस तरह का हुआ करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो देयर न्यूक्लियस इज मेनली ओवल, ठीक है ना, ओवल और राउंड भी हो सकता है। ये वाली बात समझ आ रही है, पक्का बेटे, इससे पेपर में सवाल पूछा सकता है, ध्यान से समझने वाली बात, ठीक है। चलें आगे, ओके। तो सबसे जो ज़्यादा इसमें प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है, वो कौन से हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है वो है हमारे पास कौन से, न्यूट्रोफिल्स। इनका जो कंपोजिशन है, दे आर अराउंड 60 to 65%, ठीक है, पक्का। और न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली चीफ फैगोसिटिक होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस किया करते हैं। अगर कोई पेपर में सवाल पूछ लेगा आपसे
कि फैगोसाइटोसिस करवानी है तो तुरंत के तुरंत फैगोसाइटोसिस कौन करवा सकते हैं, तो तुरंत फैगोसाइटोसिस करवा सकते हैं हमारे पास कौन, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है जी, ये वो सेल्स हैं जो सबसे पहले फैगोसाइटोसिस करने के लिए सबसे पहले सामने ये आ जाया करते हैं। अरे हाँ या ना, पक्का, बढ़ जाएं आगे। और मोनोसाइट्स, पर मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ये ए ग्रेनुलोसाइट है एक, ठीक है। और ये भी क्या करा करता है, ये भी फैगोसाइट किया करता है, 6 से 8% ये भी हुआ करते हैं, ठीक है। पर जो सबसे कम है, क्या है जो सबसे कम है हमारे पास, वो कौन से हैं जी, वो है हमारे पास कौन से, बेसोफिल्स। कौन से हमारे पास, बेसोफिल्स। इनके नंबर क्या है, बहुत ही कम है, दे आर 0.5 to 1%, पक्का, ठीक है, बहुत कम है, क्योंकि इनका काम बड़ा ही लिमिटेड है। क्या काम है इनका, इनका काम है ये 3 चीज़ें सिक्रीट करते हैं, कौन कौन से, हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन और हेपेरिन। बेटे फंक्शन पता है ना आपको इन तीनों का, हाँ या ना, या बता दूं मैं, सर बता दो, चलो बता देता हूँ। हिस्टामिन्स आर पोटेंट वैसोडाइलेटर्स, क्या हुआ करते हैं ये पोटेंट क्या, दे आर वैसोडाइलेटर्स, ठीक है ना। सेरोटोनिन का काम क्या है, सेरोटोनिन का काम है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैसो कंस्ट्रक्टर है, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वैसो कंस्ट्रक्टर है, पक्का, ठीक है। और जो हेपेरिन है, हेपेरिन आप लोग सब जानते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एक एंटी कोएगुलेंट है, क्या है हमारे पास, ये बेटे ये एंटी कोएगुलेंट है, ये ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। समझ आई मेरी बात, मुश्किल, ठीक है। अब सुन लेना, ये इसको रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज कर रहे हैं, इसको बना नहीं रहे हैं ये, ठीक है ना। हेपेरिन बनता तो कहाँ पर, हेपेरिन बनेगा तो लिवर में, पर उसको ब्लड में रिलीज कौन करेगा, टाइम आने पे बेसोफिल्स रिलीज करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। चलें, ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो चीज़ हमारे पास आ रही है यहाँ पर, वो कौन से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास कौन से, इज़ोनोफिल्स, ठीक है ना। इनको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं, इनको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो ये जो इओसिन जो डाई होती है ये एसिडिक होती है, और जब हम इस डाई से ब्लड सेल्स को स्टेन करते हैं तो ये जो एसिडोफिल्स हैं क्या कर जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज एसिडोफिल्स, ठीक है। कितने हुआ करते हैं, दे आर अराउंड 2 to 3%, इनका नंबर कितना है, 2 से 3% इनका नंबर हुआ करता है। और इनका काम क्या होता है, देयर ओनली फंक्शन इज दैट दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन से, एलर्जिक रिएक्शंस में ये हुआ करते हैं, पक्का। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, ठीक है ना, एलर्जिक रिएक्शंस पे सबसे पहले हमारे पास हिस्टामिन्स को कौन रिलीज किया करते हैं, तो सुन लेना, आंसर हमारे पास जाएगा मास्ट सेल्स, ठीक है ना। किसी भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले जो सेल्स पहुंचा करते हैं वो कौन से पहुंचा करते हैं, वो पहुंचा करते हैं हमारे पास कौन से, मास्ट सेल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है जी, याद रहेगी, पक्का है, हाँ या ना। भाई जो बच्चे अभी भी जुड़े क्या करेंगे, वो तुरंत वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेटे वीडियो को शेयर भी करेंगे, चैनल को भी शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब हम लेकर आ चुके हैं जस्ट नीट लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, कंसेप्ट्स, पर आपसे ठीक 10 मिनट बाद एक क्विज स्टार्ट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ कितनी देर में, आप 10 मिनट बाद हम क्विज को स्टार्ट करेंगे और हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है जी। तो बढ़ जाएं आगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बता रखा है, इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इनके न्यूक्लियस के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको कि न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसे हुआ करता है, हमारे पास मल्टी लोब्ड हुआ करता है, इज़ोनोफिल्स हमारे पास बाई लोब्ड हुआ करते हैं, बेसोफिल्स कैसे हुआ करते हैं हमारे पास, ये सिग्मॉइड न्यूक्लियस होता है। नंबर आप पता लगा चुके हैं इनका, ये दे आर अराउंड 60%, दे आर अराउंड 2 to 3%, और बेसोफिल्स अराउंड 0.5 to 1% हमारे पास हुआ करते हैं, पक्का जी। बढ़ जाएं आगे, ओके। आगे हम आते हैं इस पे, लिम्फोसाइट्स पे, मैं शायद इनके सामने आ जा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मोनोसाइट्स का क्या काम है, मोनोसाइट्स का काम जो है बेटे, इनका काम भी क्या है, दे आर ऑल्सो फैगोसिटिक, ठीक है ना, ये भी फैगोसाइटोसिस किया करते हैं, बट इनका नंबर करीब ये 6 से 8% हुआ करते हैं। तो इनका जो फैगोसाइटोसिस में रोल है वो न्यूट्रोफिल से कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ठीक है। और जो दूसरे हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं कौन से, हमारे पास लिम्फोसाइट्स। कौन से आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आ रहे हैं हमारे पास कौन से, लिम्फोसाइट्स आ जा रहे हैं। तो हमने इसको भी क्या करना है, इसको भी हमने ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स का नंबर कितना हुआ करता है, तो लिम्फोसाइट्स आर अराउंड 20 to 25%। इसके बारे में नहीं बताया था ना मैंने, चलो ठीक है, मैंने बता दिया अभी। इनका नंबर करीब 20 से 25% के बीच में हुआ करता है, ठीक है। एंड दे आर, ये किस में इन्वॉल्व हुआ करते हैं, ये हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हुआ करते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स और एक है हमारे पास कौन से, बी लिम्फोसाइट्स। सुन लेना बेटे, ये वही बी लिम्फोसाइट्स हैं जो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाया करते हैं, क्या बनाया करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनाया करते हैं। और
एक्चुअली बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बनाते, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ये 2 सेल्स में टूट जाते हैं, डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एक सेल होता है प्लाज्मा सेल, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली एक प्लाज्मा सेल है, देख रहे हैं जिसके ऊपर क्या बना हुआ नजर आ रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर ये बना हुआ कुछ नजर आ रहा होगा येलो कलर का, ये क्या है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है ना, ये एंटीबॉडीज बनाया करते हैं। प्लाज्मा सेल्स एक दिन में ट्रिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, और दूसरे होते हैं मेमोरी सेल्स, वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते पर वो शांत पड़े रहते हैं। ठीक है जी, क्यों पड़े रहते हैं शांत, जब मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तब बताऊंगा वाली बात। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, तो लास्ट हमारे पास जो चीज़ पढ़ने के लिए आ रही है, ठीक है ना, वो आ रही है हमारे पास कौन से, प्लेटलेट्स। क्या आ रहे हैं हमारे पास, प्लेटलेट्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के प्लेटलेट्स आर द थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू मी, या अगर आप कभी अच्छे लेवल पर पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में फ़र्क होता है। ठीक है, बट क्योंकि इस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम प्लेटलेट्स को क्या ही कह देते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स ही कह देते हैं। ठीक है जी, शुरू करें बात को पढ़ना। ठीक है, तो कहते हैं प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। एग्जैक्टली, ये क्या है, ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी में क्या हुआ करते हैं, माइलोइड सेल हुआ करते हैं। ज़्यादा चला गया, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो छोड़ो, डायरेक्ट लेते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, कौन सी होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं हमारी बोन के अंदर। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे बोन मैरो में, ठीक है, कौन से सेल्स हुआ करते हैं, ये सेल्स हैं, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इनका जो न्यूक्लियस है, क्या है जो बेटे इनका न्यूक्लियस है ना, वो क्या है, वो बहुत बड़ा है। क्या है, वो बहुत बड़ा है, और उसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया। अगर आप देखोगे तो देखो, मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है लार्ज, बिग, ठीक है ना, बिग, ठीक है। और कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियन, कैरियन, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, मतलब कि न्यूक्लियस इनके पास क्या हुआ करता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस हुआ करता है। ठीक है, और साइट, साइट का मतलब क्या, साइट का मतलब है हमारे पास क्या, सेल, पक्का। सो बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स, और बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स कहलाते हैं हमारे पास क्या, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, नाउ दीज मेगा कैरियोसाइट्स अंडरगो क्लीवेज, ये क्या करती हैं, टूटते हैं, ये टूट जाया करते हैं, फ्रेगमेंटाइज हो जाया करते हैं। सो व्हेन दे क्लीव, जब क्या होती है, इनकी क्लीव करते हैं, ये टूटा करते हैं, तो यहाँ पर बना करते हैं कि बेटे ये छोटे 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 छोटे, क्या अगर आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पास क्या, ये प्लेटलेट्स, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास इसकी, प्लेटलेट्स की। पक्का है, आसान है, मुश्किल है, बेटे बोलो हाँ या ना, समझ आ रही है मेरी बात, बढ़ जाएं आगे। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या करती है हमारे पास, इनकी फॉर्मेशन हुआ करती है। तो कहता है प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है, सर आपने आरबीसी का नंबर बताया 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी नंबर बताया सर 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इनका भी बताओ। तो इनका नंबर क्या होता है, इनका नंबर काफ़ी वेरी करता है, देयर नंबर में वेरी बिटवीन 1.5 लाख टू 3.5 लाख। ठीक है ना, इसके बीच में क्या कर सकता है, इनका नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, और अगर आपके 2-2.5 लाख 3 लाख प्लेटलेट्स हैं तो मतलब आप बिल्कुल ठीक हो। ध्यान कर लेना, जब डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर जब होता है तो उसमें क्या होता है, डेंगू के केस में जो बेटे ये जो प्लेटलेट्स काउंट है, क्या है जो हमारे पास जो प्लेटलेट का नंबर है, क्या होता है, ये बहुत स्पीड से गिरना स्टार्ट हो जाता है, बहुत स्पीड से कम होता है। इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती और इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको हम हैमरेज भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, और इस वजह से डेंगू के एक्सट्रीम केसेस में क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाया करती है। ठीक है जी, क्यों सर, प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से डेथ कैसे हो सकती है, तो आप सुन लेना कि जो प्लेटलेट्स हैं, क्या हैं जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स एक क्लॉटिंग फैक्टर सीक्रेट करते हैं, जो कहता हूँ क्या मैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3, क्या सीक्रेट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3 ये सीक्रेट करते हैं, जिसका नाम है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम, बेटे बोला करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर। क्या बनाते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड सर व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या रोल हुआ करता है, तो आप सुन लो, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये बेसिकली एक तरह का ये फॉस्फोलिपिड होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरे थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर और कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है क्या, प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, और वो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फेब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये फेब्रिन फिर आगे क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है। अरे सर ये तो क्या आपने कितने सिंपल तरीके से बता दिया, बेटे कल पढ़ाऊंगा ये वाली बात, मैं कल के लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा ये वाला क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ऑब्वियसली बात है भाई, आज ब्लड पढ़ लिया ना हमने, तो ब्लड, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आएगा उसमें क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें पढ़ रहे होंगे क्या, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस के बारे में, और ब्लड कोएगुलेशन के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग हम वहां पर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप सुन लेना कि अगर इनका प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया, सो दिस विल लीड्स टू ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, एंड देयर विल बी एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। पक्का है, अरे आसान है, मुश्किल है, आसान है, पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है। ठीक है जी, तो चलें फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, और
इससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बो हमारे पास प्लेटलेट और थ्रोम्बो इसमें हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स में फ़र्क हुआ करता है। क्या फ़र्क होता है? कुछ बच्चे नीचे लिख रहे हैं सर फ़र्क बता दो, तो मैं वाली चीज़ बता देता हूँ। तो आप सुन लो मेरे प्यारे बच्चों कि जो प्लेटलेट्स हैं क्या है, जो हमारे पास ये जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना, दे आर ई न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस नहीं हुआ करता, सो दे आर ई न्यूक्लिएटेड। जबकि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ना, इनके पास न्यूक्लियस हुआ करता है। पक्का? बढ़ जाएं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे मैं आपको मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जनरली ये ओवल शेप्ड होते हैं। वैसे तो यहाँ पे कुछ की शेप अमीवॉइड शेप ही नजर आ रहे हैं, दे आर ओवल और अमीवॉइड शेप्ड, ठीक है। बट जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं दे आर स्पिंडल शेप्ड। कैसे हुआ करते हैं हमारे पास वो बेटे, कुछ हमारे पास वो कुछ इस शेप के वो हमारे पास हुआ करते हैं, और उनके पास क्या हुआ करता है, न्यूक्लियस हुआ करता है। तो सर वो पाए किस में जाते हैं बेटे? देखो जैसे हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाने का काम होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो थ्रोम्बोप्लास्ट बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जो बाकी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स को छोड़ के, मैमल्स में तो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, बट जो बाकी वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि आप ले लो फिशेस ले लो, एम्फीबियंस ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, एप्स ले लो, इन सभी में जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन होंगे? वो होंगे क्या? ये स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लिएटेड थ्रोम्बोसाइट्स। बट एट द लेवल ऑफ द एनसीईआरटी, एट द लेवल ऑफ नीट, हमें अगर पेपर में सवाल आएगा, ये वाली लाइन पूछी जाएगी, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, तो यस वी कैन से दैट दे आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, बट टेक्निकली वी नो प्लेटलेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द थ्रोम्बोसाइट्स, लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है जी। चले जी, मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाए आगे। तो बेटे वाला टॉपिक क्या हो रहा है हमारे पास, खत्म हो रहा है। सो नाउ दिस इज क्विज टाइम। तो चले जी, चले 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 फटाफट आ जाएं सभी लोग आ जाएं। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, क्विज टाइम हमारा स्टार्ट हो जा रहा है। तो बेटे सभी लोग रेडी हो? जितना पढ़ाया है उसमें से ही सवाल पूछेंगे, कोई सवाल बाहर से हमारे पास यहाँ पर बेटे नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो चले जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्विज को। तो सभी लोग रेडी हैं? बिल्कुल, कमेंट करके मुझे बताना है आपने नीचे चैट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है जी। चलें, आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए बेटे 30 सेकंड्स मिलेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वेलकम टू जस्ट नीट, जो बच्चे अभी भी आए उनका भी स्वागत है। एंड जस्ट नीट मीन्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कंसेप्ट से सीखेंगे और कंसेप्ट को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है जी। मतलब कि लर्न एंड इवेल्युएट थ्रू कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव दिस क्वेश्चन हियर, ओके। सो मैच द आइटम्स, योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड। पढ़े सवाल को फटाफट। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। मैच करें फटाफट बेटे। नीट 2018 का क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड यू हैव जस्ट 15 सेकेंड्स लेफ्ट। यस, 15 सेकेंड्स बचे हुए हैं हमारे पास। और पूछा गया कि फिब्रिनोजन का क्या काम होता है, ग्लोबुलिन का क्या काम होता है, और एल्बुमिन का क्या काम होता है। जरा देखें कि आप इस नीट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सभी लोग जानते हैं, यस यस यस, बच्चों ने नीचे आंसर दे दिया है। बच्चे कह रहे हैं सर फिब्रिनोजन हमारे पास है, ओके। तो टाइम इज अप, ठीक है। तो फिब्रिनोजन का काम क्या है? फिब्रिनोजन का काम हम जानते हैं, द फंक्शन, द रोल ऑफ फिब्रिनोजन इज हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग। तो ए हमारे पास मैच कर रहा है किससे? 2 से, ठीक है ना। ए किससे मैच कर रहा है हमारे पास? ए की मैचिंग हमारे पास 2 से, ठीक है। और हमारे पास जो बी की मैचिंग है, किसकी मैचिंग है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो बी की मैचिंग है, ग्लोबुलिन्स, इनका काम होता है डिफेंस का, ठीक है। और जो एल्बुमिन से ये ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे पास मेंटेन किया करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ए का हमारे पास जो जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है ना। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको ए, इसको बी और इसको सी मान के अगर आप आंसर करेंगे, तो ए का 2nd, बी का 3rd और सी का 1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। एंड सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट पढ़ें। ये भी क्वेश्चन नीट 2017 का है। देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया, क्या आपने वो सब चीजें पढ़ ली और क्या आप उसके आंसर दे पा रहे हैं? मैंने पढ़ाया था कि आरबीसीज क्या हुआ करते हैं, आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड हुआ करते हैं। और ई न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, क्या उनका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि उनको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, या वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, या उनको मेटाबोलाइज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। या उनके जो अंदर की पूरी स्पेस है दैट इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एंड योर टाइम इज अप। एंड यस, बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। बच्चों को पता था, बच्चों ने आंसर ए दिया है, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बच्चे जानते थे दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करना चाहेंगे भाई? दे आर सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स हैं तो मतलब सोमैटिक सेल्स के पास तो न्यूक्लियस होता है ना, हाँ या ना। तो इसका आंसर ये भी हमारे पास नहीं है। दे डू नॉट नीड टू मेटाबोलाइज, इनको मेटाबोलाइज करने की जरूरत नहीं है, मेटाबोलाइज करने की तो जरूरत है, ठीक है। पर जो 4th रीजन है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। अगर आप पढ़ेंगे उसको तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कहता है कि ऑल देयर इंटरनल स्पेस, उनके जो अंदर की इंटरनल स्पेस है दैट इज अवेलेबल
फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यस, आपको मैंने बताया था कि आरबीसी ने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने कह दिया मेरे को नहीं चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस दे दो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या कर पाऊंगा मैं, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करवा पाऊंगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था इसका, करेक्ट था। एंड यस, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। ओके, मैं सवाल पढ़ दूं आपके लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इनमें से जिनके नंबर में कमी हो जाएगी बेटे, अभी अभी पढ़ाया है, जस्ट अभी अभी पढ़ाया है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बताओ ऐसे कौन से सेल्स हैं जो क्लॉटिंग करवाते हैं, ऐसे कौन से सेल्स हैं जो फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर करते हैं। बताओ बताओ बताओ। अरे थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन बनाते हैं? यस, बच्चों ने आंसर दे दिया, टाइम इज अप। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे पास बनाया करते हैं, बिल्कुल सही जवाब, थ्रोम्बोसाइट्स। और इनका दूसरा नाम हमारे हमने पढ़ा था क्या, प्लेटलेट्स। तो दोनों ही आंसर हमारे पास क्या है, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ओके, सो नेक्स्ट गो टू दी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। सीरम क्या किस तरह से ब्लड से अलग हुआ करता है? बेटे फटाफट 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 बताएं, फटाफट बताएं कैसे अलग हुआ करता है। बताई थी वाली बात मैंने आपको कि इसमें क्या हुआ करता है, अगर हम प्लाज्मा में से, किसमें से, अगर हम प्लाज्मा में से क्या निकाल दें, एक चीज़ अगर हम प्लाज्मा में से निकाल देंगे तो बची हुई चीज़ हमारे पास क्या लगेगी, क्या, सीरम। वो चीज़ क्या है, लास्ट 2 सेकेंड्स। एंड यस वी नो टाइम इज अप, टाइम इज अप। ये घड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती है पर टाइम खत्म हो गया। ठीक है, मैं अब आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा में से क्या निकाल देंगे बेटे, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे। इफ वी रिमूव द क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द प्लाज्मा, सो द रिमेनिंग थिंग विल बी नोन एज सीरम। और ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। एंड जैसे कि मैं नीचे देख पा रहा हूँ बेटे, बहुत सारे बच्चे इवैल्यूएशन को एंजॉय कर रहे हैं, वो देख रहे हैं यार हमने जो पढ़ा था उसका फायदा हो रहा है, हमें जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो चीज़ें हमें अब आ गई है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैनल, दिस मेथड ऑफ टीचिंग, दिस मेथडोलॉजी। ठीक है ना, ये जो है ना आपका लर्न एंड इवैल्यूएट एट द सेम टाइम, ये बेटे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को समझें कि क्या ज़रूरत पड़ी है इस कंसेप्ट पे जाने की। ऐसा मतलब क्या ज़रूरत क्या पड़ी थी कि भैया पढ़ाते और एक हफ्ता बाद एग्जाम ले लेते, क्यों नहीं करा ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि आप भूल जाओगे। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, मैंने जो पढ़ा है अभी के अभी याद करवा दूंगा। और आप मुझे खुद बताओ यार, आप मुझे खुद बताओ कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहे हो यार। नीट 2016 का सवाल आपने ठीक कर दिया कि सीरम में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो हमारे पास हमारे प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या, वो सीरम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 5 इज कमिंग एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। Okay, so question is asked, which one of the following plasma proteins involved in the coagulation of blood? इनमें से कौन सा coagulation of blood में involved है? देखो ये टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन करवाया था एक अभी के अभी, और देखो 2011 में भी इससे सवाल पूछा गया है। CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT जब हुआ करता था तो बेटे देखो इससे एक सवाल पूछा गया है। यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स लेफ्ट, आपके पास बेटे जस्ट 5 सेकेंड्स बचे हुए हैं। शुरू करें तो बता दें। यस बच्चों ने इसका आंसर सी दे दिया है नीचे, ऐसे मुझे नजर आ रहा है। एंड द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी। Fibrinogen is the plasma protein that is involved in the coagulation of blood. Why? Because it converts the because it get converted into the fibrin, and fibrin is responsible for the formation of fibrin network in which the हमारे पास जो होते हैं सेल्स वो क्या होते हैं, फंस जाया करते हैं। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज कमिंग। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया। इसको क्या है, इसको एनीमिया हो रखा है। एनीमिया मतलब कि हीमोग्लोबिन कम हो रखा है। चलो मैं बाकी का सवाल नहीं पढ़ूंगा, अब तुम मुझे बता दो। ये पूछा गया होगा उसमें कि उसको किस चीज़ की जरूरत है। ऑप्शन दे रखें, थायमिन, फॉलिक एसिड, कोबालामिन, राइबोफ्लेविन एंड आयरन कंपाउंड्स। अरे बताओ ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी? अरे पढ़ा है, लर्न करा है, इसको लर्न करा है तो इवैल्यूएट करके मुझे बताओ, मुझे मौका दो। ओके, सो द टाइम इज अप। मैंने बताया था कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो उसमें क्या होगा। यस बच्चों ने आंसर दे दिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी बी बी। ऑप्शंस आ रहे हैं मुझे यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो फॉलिक एसिड और कोबालामिन आप सभी जानते हैं। फॉलिक एसिड इज विटामिन B9 और कोबालामिन इज विटामिन B12। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, भाई मजा आ गया, शाबाश, गुड। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इफ इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। कहता है इनमें से कौन सा सब्सटेंस अगर ब्लड स्ट्रीम में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, वुड कॉज कोएगुलेशन
ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो बेटे बताते हैं इनमें से कौन तुरंत के तुरंत क्या करवा देगा, ब्लड क्लॉटिंग करवा देगा। अभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर अभी हेपेरिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हेपेरिन इज प्रेजेंट राइट नाउ। ठीक है, तो क्या होगा, टाइम इज अप। और बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, यस बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर डी 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 दिया है, शाबाश, यस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सभी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, किसी भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया है यहाँ पर। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन आप लोग जानते हो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जाएगा एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो थ्रोम्बिन है मेरे प्यारे बच्चों, दिस विल कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, किस में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा और उस जगह पे क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी। चलें जी शुरू करते हैं। अगला सवाल बेटा ये आ चुका है, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को लेकर इनमें से कौन सी बातें करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 2000 में पूछा गया था। बेटे आंसर देंगे फटाफट, फटाफट आंसर देंगे, चले 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 फटाफट। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को लेकर इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। ऑप्शन ए, दीज स्क्वीज, दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, क्या ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं। अरे बताओ यार, पढ़ाई वाली चीज अभी, यस सर अभी तो पढ़ाई वाली चीज आपने, दिस इज नोन एज डायपीडियासिस एंड द टाइम इज अप। एंड बच्चों ने ए आंसरों की झड़ी लगा दी है। मुझे यार बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इतनी अच्छी तरह से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ना, तो भाई मुझे तो मजा आ जाता है सच में, मतलब वैल्यू फील होती है यार, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब बच्चों को मजा आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ल्यूकोसाइट्स क्या वो करते हैं, दे आर अमीबॉइड शेप, और अमीबॉइड शेप होने की वजह से दे कैन स्क्वीज आउट from the capillary walls and this phenomena is known as dipidiasis. So the correct answer of this question is option A. ठीक है, बढ़ जाए आगे। Question number 9 is coming. Your time has been started. Which of the following is a granulocyte? इनमें से कौन सा एक A granulocyte है, चले बताएं फटाफट। लिम्फोसाइट्स, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स, यार बताओ फटाफट यार, ये तो यार इतना आसान सा क्वेश्चन है। यस बच्चों ने आंसर दे दिया, बच्चों ने आंसर दे दिया। बच्चे बोल रहे हैं डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स, एक होते हैं हमारे पास ए ग्रैनुलोसाइट्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में दो होते हैं हमारे पास, एक आते हैं मोनोसाइट्स और एक आते हैं हमारे पास कौन से, लिम्फोसाइट्स। तो यस द करेक्ट आंसर ए, टाइम इज अप। यस, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। इजनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों हमारे पास ये हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स हुआ करते हैं। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हमें नजर आ रहे होते हैं, अभी भी पढ़ाई थी वाली बात है मैंने आपको, ठीक है ना। बट जो लिम्फोसाइट्स हैं इनके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ जाएं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बेटे, फटाफट आ जाएं। इन मैमल्स हिस्टामिन इज सीक्रेटेड बाय, बेटे पढ़ा रखी वाली चीज अभी पढ़ाई थी, फटाफट बताओ। हिस्टामिन को कौन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं बेसोफिल्स। सर वो तो ऑप्शन में नहीं है, अरे याद करो, अभी आपको एक चीज मैंने लर्न करवाई है, वो चीज क्या है, अरे याद आया। यस यस यस, बच्चे आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत सारे मुझे आंसर सही नजर आ रहे हैं। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। तो फिब्रोब्लास्ट आंसर नहीं है हमारे पास, हिस्टियोसाइट्स नहीं है, लिम्फोसाइट्स नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन डी। आपको मैंने बताया था एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले मासल्स वहां पे पहुंचा करते हैं और मासल्स वहां पहुंच के हिस्टामिन को रिलीज किया करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट कि आपने जो अभी पढ़ा है उसको आप तुरंत क्या कर पा रहे हैं, इवेल्युएट भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज अप्रोक्सीमेटली, पढ़ा है ये, अरे ये पढ़ाया है मैंने आपको, अरे मैं नहीं बता, अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम लोग बताओ यार, चलो बताओ फटाफट यार, 10 क्वेश्चन करवा दिए, 11वां क्वेश्चन है, आंसर तो दो फटाफट दो यार। यस यस यस, बच्चों ने नीचे आंसर देना शुरू कर दिया, मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है किसका आंसर यार। अच्छा, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन RBC, यस मैंने वो बताया था, इनका लाइफ स्पैन 10 दिन का हुआ करता है, टाइम खत्म हो चुका है। यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल टाइम नहीं है, क्विज चल रहा है, फटाफट 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 क्विज चल रहा है, चले चले, टाइम स्टार्ट हो चुका है, 25 सेकंड बचे हैं, 25 सेकंड, 25 सेकंड्स, नाउ 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। द सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो इंक्लूड, बोन मैरो में कौन से सेल्स बना करते हैं, ये देख रहे हो कितना पुराना क्वेश्चन है यार, ये 1993 का क्वेश्चन है, ये आज से करीब 17 साल पुराना क्वेश्चन है, 17 नहीं 27 साल पुराना क्वेश्चन है। आज तो मैंने आपको दिखा दिया कि भैया क्या होता है, क्या होने वाला है यहाँ पर जस्ट नीट पे, जस्ट नीट पे यही होने वाला है। जस्ट क्या 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 करेंगे आप, जस्ट लर्न एंड जस्ट इवेल्युएट, ठीक है, थ्रू योर कंसेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस। कंसेप्ट्स मेरे, क्वेश्चंस मेरे, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और आपकी जो इवेल्युएशन है दैट विल बी
दी, मतलब इट विल बी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, मजा आ जाएगा जी उसमें, औसम हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्स फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो कौन से होते हैं, क्या आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज होते हैं हमारे पास, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स तो ल्यूकोसाइट्स में आते हैं, तो ये भी होते हैं, ठीक है ना। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका वो है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन बी, और बच्चों ने आंसर बी ही दिया है एंड सही है जी, करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी। चलिए बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13 इज कमिंग। आरबीसीज डू नॉट अकर इन, आरबीसी में से किसमें पाए नहीं जाते हैं, फ्रॉग, काउ, कैमल या कॉकरोच, बताएं बताएं बताएं, फ्रॉग, काउ, कैमल या कॉकरोच। अरे जिसमें ब्लड होगा उसमें तो प्रेजेंट होंगे ना यार, हाँ या ना। चलो 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, चलें चलें चलें। अच्छा फ्रॉग में ब्लड होता है, काउ में ब्लड होता है, कैमल में ब्लड होता है, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ, ब्लड होता है इन सब में। अच्छा किसमें ब्लड नहीं होता, किसमें ब्लड नहीं होता, किसमें हीमोलिम्फ होता है, अरे अब तो बता दो। यस ऑप्शन डी, डी 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 बच्चों ने दे दिया, यस सभी ने डी ही दिया है आंसर, एंड यस कॉकरोच इज द करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज कॉकरोच डज नॉट contain bloods, it has endolymph and it is a non respiratory not क्या होता है इसके अंदर, उसको वो जो फ्लूइड है उसमें बेसिकली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता और ना उसमें आरबीसी प्रेजेंट होते, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बाकी फ्रॉग्स, काउस और कैमल्स में आरबीसी प्रेजेंट हुआ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज कमिंग, विच वन एनगल्फ्स पैथोजन रैपिडली, चलिए जी बताएं, 1989 ना क्वेश्चन, बेटे ये तो मैं निकल गया, 30 ईयर्स क्रॉस कर दिया मैंने, अब चलो बताओ। देखो कब का मैंने आपसे बोला था ना, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आएंगे आज तक आए हुए हैं मैं आपको सारे सवाल करवा दूंगा, सारे सवाल करवा दूंगा मैं आपको, और आपको पता लग जाएगा कि जो लेक्चर के दौरान पढ़ाया गया है क्या वो उतना वर्थफुल था कि नहीं था। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप आज से 30 साल पुराना है वो सवाल अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब जो पढ़ाया गया है उसमें दम है, ठीक है जी। चलें, तो इनमें से कौन सा है जो एनगल्फ पड़ता है पैथोजन को तुरंत के तुरंत, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। यस, तो यहाँ पर बच्चों को लग रहा होगा कि बी और डी, पर जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा है वो सब जानते हैं द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। जिनको डाउट है कि इसका आंसर मोनोसाइट्स भी हो सकता है वो अभी देख लें, थोड़ा 15-20 मिनट पहले जाके देख लें, अभी भी बताइए वाली बात कि मोनोसाइट्स क्यों नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज हियर, ठीक है, ये पढ़ाया नहीं है बट आप इसका आंसर देंगे। द ब्लड कैंसर इज नोन एज, ये मैंने नहीं पढ़ाया, हमेशा आखिर का सवाल मैं ऐसे छोड़ता हूँ जो मैंने पढ़ाया नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है ना। हम अगर मैं आपको बिल्कुल 100% तैयार कर दूंगा तो क्या होगा, तो जो आप मतलब आपके अंदर क्या होगा ना यार, एक और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इसलिए मैंने एक सवाल थोड़ा सा बाहर से डाला है वाला, ठीक है जी। तो चलें बता दें, फटाफट 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 बता दें यार, ये तो तुम्हें पता ही था यार, अगली बार से मुश्किल सवाल डालूंगा, अगले सवाल अगली बार से मुश्किल आएगा। टाइम इज अप, टाइम पूरा हो चुका है। तो यस बच्चों ने आंसर दे दिया, ऑप्शन ए बच्चे आंसर देते आ रहे हैं। यस ल्यूकीमिया हमारे पास करेक्ट आंसर है। ल्यूकीमिया क्या होता है, जब बॉडी में जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बहुत अनकंट्रोलली, मतलब विदाउट कंट्रोल क्या करते हैं, जब वो डिवाइड करने लगते हैं, सो दैट कंडीशन नोन एज ल्यूकीमिया एंड इट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। सो दैट वाज द टुडेज अमेजिंग सेशन। आज हमने बहुत बढ़िया सेशन किया है, डे 1 था पर फिर भी बहुत अच्छा रहा आज का सेशन हमारा, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगा कल आपके पास लाइव लेकर, ठीक है ना, स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना। जो बच्चे नए आए हैं अभी वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसे मैंने बोला था अभी वीडियो को लाइक मत करना, लास्ट वीडियो को लाइक करना जब वीडियो पसंद आएगी। तो जैसे कि आपको मैंने बोला गया था कि कंसेप्ट पढ़ेंगे हम और अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेटे चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यस देयर इज अ चैनल जहां पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर मिल रहा है, क्या करने के लिए, सीखने के लिए और इवैल्यूएट करने के लिए, लर्न एंड इवैल्यूएट, ठीक है। तो चलें जी बढ़ते हैं, और हमारे पास जाते जाते लास्ट बात फिर से मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, सभी बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या करें, डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल करें उसको फटाफट। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो प्लस लिखा आएगा, नीट प्लस, ये मेरा स्टूडेंट है राहुल, इसने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। नीट पे क्लिक करेंगे, नीट पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा, वहाँ पर एक आएगा गेट सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन आते ही क्या होगा, आपको वहाँ पर अलग अलग आपको प्लान नजर आ जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप कोई भी एक प्लान चूज़ कर सकते हैं, और इस प्लान को चूज़ करने के बाद आप ऑनलाइन इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका पा सकते हैं, ठीक है जी। पक्का, मुश्किल तो नहीं है। तो यहाँ पर आप अपना कूपन कोड डाल सकते हैं, माई कूपन कोड इज विशेष लाइव, ठीक है ना। अब जब आप ये कूपन कोड डालेंगे देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो आप इसका क्या करें, फ़ायदा उठाएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप या तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। जो बच्चे क्लास 11th में वो ज़रूर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बेटे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, और जुड़े रहें
और आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर फॉलो करते रहें, ठीक है ना, स्टोरीज फॉलो करते रहें। मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। आप पीडीएफ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जरूर और ज़रूर, ठीक है जी। चलें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।